आरजे राज, आप देख रहे हैं 416th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. Chhatapur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital, of course, home partner Siddhi Vinayak Infrastructure. हर व्यक्ति दिखता है खूबसूरत जब वो पहनता है कपड़े आलीशान के. एंड ऑफ कोर्स ग्लोबस ITI कामठी, Gemini Outdoors, a big thank you to Yuva Foundation, Joshi Security Systems, Atmanirbhar Bharat partner which is servicing Bala, and of course a big thank you to my helping hand partner which is helping a lot of people with medical appliances and utensils, that's Mohan Enterprises. बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के बारे में, हम बात कर रहे हैं युवाओं की पढ़ाई के बारे में. एक अरसा निकल गया, एक वक्त निकल गया कोरोना काल के साथ, जहां पर कोरोना में हमने युवाओं के बारे में बात नहीं की. बहुत सारे अलग मुद्दों पे बात हुई है, लेकिन आज पहली बार मैं राज की बात पे युवाओं के बारे में बात करूंगा, युवाओं के एजुकेशन के बारे में बात करूंगा. कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस, टपरी, ये सब पे बात होने वाली है. लेकिन बात उससे हो जो बात जानता है, जो बात की बारीकी को समझता है और जो बात की नींव तक हमको लेकर जाने की काबिलियत रखता है. एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युवा, एक ऐसा एनर्जेटिक, चार्मिंग, यंग, हैंडसम, एंड ऑल्सो ही कम्स आउट एंड ही हेल्प्स आउट अ लॉट ऑफ यंग पीपल. दैट नेम इज कुणाल चौधरी. हाय कुणाल. हेलो सर. 416th एपिसोड में आपका स्वागत है राज की बात में. थैंक यू सो मच. आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुणाल, सबसे पहले तो ये कि पिछले अब 2 साल हो गया कि कोरोना काल में युवा जो है वो घर पर बैठे हैं या पबजी खेलते बैठे हैं. दे हैव नथिंग टू डू. जो स्टूडेंट्स बाहर से आए थे वो वापस अपने घर चले गए, लेकिन जिनके पास पढ़ाई की प्रेशर था, वो प्रेशर भले ही कम हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स के पास कुछ है नहीं करने के लिए. एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखिए सर, अगर पेंडेमिक देखा जाए तो इस पेंडेमिक में जितना फाइनेंशियली लॉस अगर हुआ है, जितना लॉकडाउन के कारण फाइनेंशियली क्राइसिस हमारे देश में आ गए, तो वैसे ही स्टूडेंट क्राइसिस भी हमारे देश में आ गए जी. तो ये वर्ड जो मैंने यूज किया है अभी कि स्टूडेंट क्राइसिस हमारे देश में आ गया. स्टूडेंट क्राइसिस इन द क्या मीन्स क्या, स्टूडेंट घर से बाहर नहीं निकल रहा है तो उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही है, वो कॉलेज नहीं जा रहा है तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो स्थिर रहती थी जब वो कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने से जिस प्रकार के उसको एक्टिविटीज़ होती थी, पढ़ाई होती थी, फ्रेंड सर्कल मिलता था, खेलकूद होती थी, तो वो सारी चीज़ें अभी इस पेंडेमिक में हो नहीं रही है. घर पे बैठा है स्टूडेंट, तो घर पे बैठा हुआ स्टूडेंट अपने पेरेंट्स, जब उनको पेरेंट्स चिल्लाते हैं कि वाई आर यू वेक अप एट 10 AM और 11 AM और 12 AM, कुछ इतने बड़े यानी कुंभकर्ण का आशीर्वाद दिए हमारे भाई है जो 3 बजे 4 बजे उठते हैं. तो अब ऐसा लगता है कि यानी पुनर्जन्म तो हो नहीं गया है कुंभकर्ण का स्टूडेंट्स के लाइफ में. सही बात है. तो ऐसी सिचुएशन सामने आई है, तो उन्हें जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्यों 3 बजे 4 बजे 11 बजे 12 बजे उठते हो, दिन भर मोबाइल हाथ में रखते हो, तो पबजी खेलते हो और 2-3 गेम्स है, लॉट्स ऑफ गेम जी. सो उनका आंसर एक रहता है तो हम करें तो करें क्या करें. सच बात. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हम करें तो करें क्या करें. बट क्वेश्चन ये आया है तो जहां जहां प्रश्न होता है वहां उत्तर होता है जी. तो उसका उत्तर अगर हम बहुत अच्छा देखा जाए तो स्टूडेंट अगर हम मुझे देख रहे हैं तो कृपया ये आज के जो सेशन है, आप जो भी अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो पूरा देखिए. आपकी अच्छाई के लिए ये सेशन अरेंज किया गया है राज सर द्वारा. मेरा इंटरव्यू लिया गया, तो मैं बहुत बड़ा एक थैंक उन्हें बोलता हूँ कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति का इंटरव्यू राज सर द्वारा किया गया है. तो उसका एक देखा जाए तो उसका हल ये है, आंसर ये है कि हम खाली है. तो भगवान बुद्ध भी कहते थे कि अगर हमारा माइंड स्टेबल है, हम खाली है, तो हम बहुत सारी चीजों का इनोवेशन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं. तो आपके पास वक्त है विचार करने का जी. आपके पास वक्त है कि हमें लाइफ में करना क्या है जी. आपके पास वक्त है कि हमें किस प्रकार से प्लानिंग करके एक बिग ड्रीम अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लेने हैं, उसके लिए आपके पास एक वक्त आया गया है. आपके पास वक्त है बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें और बायोग्राफीज पढ़ने का कि जो आपको अपने लाइफ में बनना है, तो उससे हम किस प्रकार से हम उसे अचीव कर सकते हैं और उस वे पे हम जा सकते हैं जी. तो इसके लिए कैसा है कि पेंडेमिक के कारण आपको वक्त मिल चुका है. आप रिग्रेट हो रहे हो कि मुझे कहीं जाने नहीं मिल रहा है, मुझे
कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे पास कुछ अचीवमेंट से आ ही नहीं रही है, और मेरे पास यानी कहते हैं ना, हमारे पास साधन नहीं है कुछ करने के लिए जी। तो होता ऐसा है कि अगर एक विद्यार्थी है और एक क्रिएटिव माइंड वाला विद्यार्थी है, तो वो अगर परिस्थिति अनुकूल है तो भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो कुछ ढूंढ लेता है कि मुझे करना क्या है। जैसे अगर हम देखा जाए तो काफी युवा ऐसे हैं कि जिन्होंने सैनिटाइजर्स, पीपीई किट एंड द डिजिटल मार्केटिंग पे आके डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज किए, लॉट्स ऑफ मनी उन्होंने गेन किए हैं। कुछ टीचर्स ऐसे थे जो यंग बच्चे, जो टीचर्स है कॉलेज गोइंग बच्चे, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना स्टूडेंट्स को चालू किया और उनका कंटिन्यूशन में सब सारी चीजें शुरू है। तो अगर आपको पेंडेमिक है तो पेंडेमिक में आपको किस प्रकार से उसका यूटिलाइजमेंट करना है उसमें, तो वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप NUCI के प्रेसिडेंट हैं, नागपुर ईस्ट के। NUCI ने पिछले कई वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए आप खड़े रहते हैं, लड़ते हैं, और उनको उनका जो पूरा का पूरा राइट है, जो अधिकार है, उसको वो दिलाते हैं आप। फीस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट्स को फीस भरनी पड़ती है, बिना फीस भरे वो अपने आप को एनरोल नहीं रख सकते किसी कॉलेज में। अब एक तरफ एजुकेशन का ना होना, पर दूसरी तरफ फीस का भरना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए कैसा है सर कि अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज में मैंडेटरी है कि आप फीस भरिए और कॉलेज जाइए, क्योंकि कॉलेज में उस प्रकार की एक्टिविटीज होती है। कॉलेज में क्लासरूम भरते हैं, कॉलेज में जिम होते हैं, पार्किंग होते हैं, टीचर्स का खर्चा होता है, वो सारी चीजें। बट आफ्टर पेंडेमिक ना क्लासरूम ओपन हो रहे हैं, ना जिम नहीं हो रहा है, ना पार्किंग का कुछ हो रहा है। तो साधारणतः अगर हम देखा जाए तो कॉलेज चलाने के लिए स्टूडेंट से हमने यूनिवर्सिटी में भी काफी बार डेपुटेशन दिया है कि स्टूडेंट की फीस माफ हो। जहाँ पे स्टूडेंट को कॉलेज को किसी प्रकार का खर्चा नहीं लग रहा है तो वहां पे फीस लेना ये वर्जित बात है जी। तो इसके लिए NSY लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेंगी। जस्ट कुछ दिन पहले हमारे NSY के कुछ एक्टिविस्ट ने फीस माफी के लिए डेपुटेशन कॉलेज में दिया गया है जी। और फिलहाल की सिचुएशन अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी द्वारा और कॉलेजेस द्वारा ऐसा हुआ था कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा अगर आप फीस पूरी पेड नहीं करेंगे तो। NSY द्वारा उसके ऊपर आवाज उठाई गई, काफी जो पर्सनली है कॉलेजेस में बोला गया कि आप स्टूडेंट्स को एक टाइम दीजिए फीस भरने के लिए, आप फीस माफ करिए। और बाद में उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी न्यूज़ भी आई है कि आप फीस एक EMI में दीजिए। बट बात EMI में देने की नहीं है, यहाँ पे बात फीस माफी की चल रही है जी। बिकॉज पैंडेमिक है, सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स भी आज के डेट में उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं जितनी हजारों में लाखों में बच्चों की फीस है जी। तो हमारी तरफ से ये लड़ाई जारी रहेंगी फीस माफी के लिए। हम अपने आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और यूनिवर्सिटी से हमेशा दरखास्त करते रहेंगे कि विद्यार्थियों की फीस माफ हो। और कॉलेजेस को भी बोला जा रहा है और हमेशा स्टूडेंट के साथ रह के इसके लिए हम लड़ेंगे कि फीस माफी होनी चाहिए। आप ऑनलाइन एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं? ओके सर, फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि ऑनलाइन के अलावा कोई अपने पास विकल्प नहीं है। आप स्टूडेंट को कहीं भेज नहीं सकते जिससे संक्रमण का चांसेस ज्यादा हो सकता है जी। विकल्प ऑनलाइन के अलावा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन को हम उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि जिससे स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझे और वो क्लास अटेंड करे। लेकिन अगर हम रेशियोज देखा जाए तो सिर्फ 10% प्रेजेंट ही ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन इसमें आ रही है, सिर्फ 10% स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर हम गांव की बात किया जाए तो वहाँ पे पुअर नेटवर्क कनेक्शन है। अगर हम एक पुअर फैमिली बैकग्राउंड की बात किया जाए तो उनके पास मोबाइल नहीं है। तो इसके ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करें? तो ऐसी सिचुएशन का एक सोल्यूशन यही ओरिएंटेड हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी द्वारा डिवाइसेस प्रोवाइड की जाए एंड देन स्टूडेंट को एक अच्छा नेटवर्क कनेक्शन दिया जाए, अच्छी कंपनी को हायर करके आप बहुत अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि हमें शिक्षण प्रणाली चलानी है, हमें परीक्षा प्रणाली नहीं चलानी है। जिस प्रकार से हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में गतिविधियां हो रही है तो वो परीक्षा प्रणाली की गतिविधियां हो रही है, वो शिक्षण प्रणाली की गतिविधियां नहीं हो रही है। अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो परीक्षा प्रणाली सिर्फ पढ़ा हुआ कागज पे लिखा जाता है और शिक्षण प्रणाली एक काबिल युवा, एक देश का काबिल युवा बनाता है जी। तो ये चीजें जो भी हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से गलत हो रहा है। ऑनलाइन का दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ तो ऑनलाइन एग्जाम्स अभी नागपुर यूनिवर्सिटी में हुई है जी। तो सर मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम है यूनिवर्सिटी की अच्छी बातें बताना, यूनिवर्सिटी की जो खामियां है वो भी बताना। अगर मैंने यूनिवर्सिटी की खामी नहीं बताई तो मेरे भाई
मेरे युवा साथियों को उसका प्रॉब्लम जाएगा और उसका प्रॉब्लम पूरे देश को जाएगा अगर हम जैसे प्रतिनिधि नहीं रहे और उन्होंने खामियां नहीं बताई तो। बिल्कुल सच बात। जब एग्जाम होता था तो हजारों विद्यार्थी एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो कितने तो भी विद्यार्थियों को एग्जाम के वक्त प्रॉब्लम आता था। दिन के 25 फोन एग्जाम के वक्त, 25, 30, 40, 50, ये अकेले मुझे एक अकेले प्रतिनिधि को अगर आ रहे हैं तो समझिए कि बाकी प्रतिनिधियों को कितना आते होंगे। यानी किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है जी। और सर सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी की गलतियां नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे विद्यार्थियों की भी ये गलती होती है कि ऑनलाइन एग्जाम है, एक डिवाइस पे गूगल स्टार्ट है और दूसरे डिवाइस पे एग्जाम हो रही है। तो शिक्षा के साथ चोरी होना यानी ये हमारे भविष्य के साथ चोरी होना है। तो मैं यूनिवर्सिटी से यही दरखास्त करता हूँ कि आगे अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं, प्रोमार्क कंपनी नाम था जो अभी हुए थे फाइनल ईयर के एग्जाम, तो सर आपको पता है किस प्रकार से ली गई थी और किस प्रकार से, और जितनी तादाद में विद्यार्थियों को पास किया गया, 99% ऑलमोस्ट विद्यार्थियों को पास किया गया। अगर यूनिवर्सिटी की एग्जाम जब पेपर पे होती है जिसमें सिर्फ 30-40% बच्चे पास होते हैं और ऑनलाइन एग्जाम में इतना एक बड़ा तादाद बच्चों का पास होता है जी, तो अगर आपको डायरेक्ट पास करना है तो आप क्यों इस प्रकार की यानी नाटक हम बोलेंगे कि आप कर रहे हो ऑनलाइन एग्जाम का। नहीं, आज आप ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये युवाओं के जो जनरल वर्ड्स हैं। yes, फिर इतनी भोपाली करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी भोपाली करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फिर बोलते हो कि फीस हम क्यों माफ करें, हमको तो ऑनलाइन खर्चा लगता है, तो अगर इस तरीके का रद्दी ऐप अगर आप यूज कर रहे हो और आपको खर्चा लग रहा है तो आप ऐप ना यूज करिए और अपने विद्यार्थियों की फीस वापस कर दीजिए। कुछ साल पहले कुणाल, नागपुर यूनिवर्सिटी में एक डिग्री का बहुत बड़ी धांधली हुई। वो धांधली बहुत दुनिया भर में चर्चित है। और नागपुर यूनिवर्सिटी की जब डिग्री लोग लेकर जाते हैं तो उसका एक वेरिफिकेशन होता है कि वो मतलब क्या वो प्रमाणिक है या वो नहीं है, या वो सच है या झूठी है या फेक है। तो क्या आपके हिसाब से आज महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर नागपुर यूनिवर्सिटी, श्री राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी जो है, उसका रेपुटेशन क्या है? देखिए सर, रेपुटेशन की बात अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि RTMNU में पढ़ने के लिए बाहर से लोग आया करते थे कि हम RTMNU में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ऐसी नहीं है। RTMNU का अगर नाम ले तो यानी इस प्रकार का एक जो भाव रहता है वो भाव हमें दिखाता है कि वो आगे वाला का विचार क्या चल रहा है उसके दिमाग में यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। और जब हम पूछते हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि वो आपने इस प्रकार का भाव दिया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि जो पेपर में कुछ लिखता नहीं है उसे भी मार्क्स मिल जाते हैं और पेपर में बहुत कुछ लिख के आता है, पॉइंट्स लिख के आता है, वो भी फेल हो जाता है। तो सर इसका रीज़न क्या है? मैं आज आपके लाइव शो में पहली बार आज की बात में नागपुर में ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में 100% अगर अगर जैसे कि कोई BBA वालों का पेपर है तो वो जांचता है कोई BCom वाला, यानी इस प्रकार के गति। अगर BBA वाले का पेपर है हाँ। तो किसी और फैकल्टी वाला उसके पेपर जांचता है, BBA वाला नहीं जांचता है, नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों से पता चल गई और ये सिद्ध चीज़ें हैं, ये लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कि इस प्रकार से होता है। नहीं, मुझे नहीं पता था। ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट ये बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट है सर। ये होता है कि अगर आप समझिए कि किसी स्टूडेंट ने बहुत पॉइंट लिखे हैं, सारी चीज़ें लिखे हैं, फिर भी वो फेल हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा दे दिया जाता है एक इन्विजिलेटर को कि आप लीजिए ये और आप इसका चेकिंग करिए, उसके हिसाब से वो चेकिंग करता है। अच्छा। लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई एम अ कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, मैंने कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी RTMNU से किया है। अगर मुझे कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी के पेपर आते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बराबर उसको जांचूंगा क्योंकि मुझे उस चीज़ का नॉलेज है जी। बट अगर मुझे BBA, BCom, MBA इन सारी चीज़ों के पेपर्स दे दिए जाते हैं और मैं सिर्फ उसके मुझे प्रोटोकॉल दिया कि इतना लिखा है तो सिर्फ आप इतना ही जांचिए, तो उससे ऐसी चीज़ें आती है कि मैं उस चीज़ को बराबर जांच नहीं पाऊंगा। तो उसमें सीधा लॉस जो है वो विद्यार्थियों का लॉस है। यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में चल क्या रहा है? क्या वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं या एजुकेशनल चीज़ें चल रही हैं? देखिए सर, क्योंकि आए दिन अखबार कुछ कहते हैं, हाँ। आपके जैसे नेता कुछ और कहते हैं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं।
तो ये जानना ज़रूरी है, शायद ये नागपुर शहर का या नागपुर के बाहर जो लोग ये शो देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले वक्त में, उनको भी जानना ज़रूरी कि इस वक्त नागपुर शहर की यूनिवर्सिटी जो है वो कर क्या रही है, हो क्या रहा है यूनिवर्सिटी। देखिए सर, होता है ऐसा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम विद्यापीठ की बात करें, तो एक शिक्षा का मंदिर होता है। अगर हम उसे मंदिर का भाव देते हैं तो उसे मंदिर की तरह पूजना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिक्षक एक भगवान होते हैं। शिक्षक का जो दर्जा दिया गया है हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, वो भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन चलता है, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस चलते हैं, उस यूनिवर्सिटीज में अगर सिर्फ राजनीति और जातिवादक गतिविधियां होती है, जातीय आधार पे अगर पोस्टिंग किया जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। जो हमारे RTMN में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं और हमारे शहर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इन सारी चीज़ों की गतिविधियों में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट हुआ है और बोला गया है, डेपुटेशन द्वारा लिखित बोला गया है कि ये सारी गतिविधियां आप यूनिवर्सिटी से बंद करिए। क्योंकि इससे सर एक विपरीत परिणाम ये होता है कि अगर विशिष्ट राजनीतिक माइंडसेट के बिलोंगिंग अगर हम पोस्टिंग देते हैं, तो उस पोस्टिंग से ऐसा होता है कि उसी माइंडसेट से वो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर VC अगर किसी विशिष्ट माइंडसेट के हैं, तो वो उसी प्रकार के जो उनके डिसीजन है, वो डिसीजन उस प्रकार के लेंगे, बाद में उन पर राजनीतिक दबाव उस प्रकार का आएगा। तो उसमें होता है कि उसमें जो विद्यार्थी हित के लिए जिस प्रकार से हमें स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स लिए नहीं जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीज़ें जो राजनीतिक गतिविधियाँ और जातिवाचक गतिविधियाँ हैं, अगर वो होता है यूनिवर्सिटी में, तो ये सीधा सीधा विद्यार्थियों का लॉस है। लेकिन आज जब ये पूरा का पूरा कोरोना काल शुरू है, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। स्टूडेंट्स की क्या परिस्थिति है इस वक्त? जब स्टूडेंट से आप मिलते हैं, आए दिन आपको फ़ोन आते हैं, आप भी उनकी जानकारियाँ लेते हैं, क्या पोजीशन है? सर, स्टूडेंट की अगर पोजीशन की हम बात करते हैं, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि सबके माइंडसेट अभी एक फ्री माइंडसेट है, कि उन्हें कुछ समझ नहीं रहा है कि हमें करना क्या है, क्या करना है। हम पैंडेमिक हो गए हैं, साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है कि एंजाइटी लेवल उनमें बहुत इंक्रीज हो रहा है, और फ्यूचर के ओरिएंटेशन से वो लोग चिंतित है कि क्या होगा। तो उसका एक सोल्यूशन ऐसा है कि सर, ऐसी सिचुएशन है तो मैं यूनिवर्सिटी से दरखास्त करना चाहता हूँ कि जिस सिचुएशन में स्टूडेंट के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप यूनिवर्सिटी से ऐसे कोर्सेज, ऐसे स्किलफुल कोर्सेज और ऐसे कि जो उनको प्रैक्टिस कराया जाए घर पे, ऐसे कोर्सेज आप निकालें। और सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पे क्यों बार बार आपको माइंड वाली बातें और फिजिकल बातें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर माइंड अगर स्टेबल रहेगा तो पढ़ाई स्टेबल रहेंगी, तो विद्यार्थी स्टेबल रहेगा। अगर इस पेंडेमिक से निकल के अगर स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज में जाने के बाद उनको उनके कॉलेज का माइंडसेट आने के लिए कम से कम और 6 महीना लग जाएगा सर, क्योंकि इस प्रकार की भयानक स्थिति आज के वक्त में विद्यार्थियों की है। जो विद्यार्थी 12-1 बजे सो के उठता है, अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो हमें 6 बजे के पहले, सूर्य उगने के पहले हमें उठ जाना चाहिए, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन जब आधा दिन कंप्लीट होता है आप तब उठते हो, और जब आधी रात हो जाती है, आधी सुबह होती है, तब आप सोते हो, तो उससे हमारे बॉडी पे और हमारे माइंड पे क्या यानी इफेक्ट होगा। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने NSOI द्वारा एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किए थे। हमने आर्ट ऑफ लिविंग का भी प्रोग्राम, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कोलैबोरेशन करके कि स्टूडेंट को मेडिटेशन करना चाहिए। सुदर्शन क्रिया वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ाया जाता है, जिसका एक छोटा सा चार्ज होता है। मैं डेली सुदर्शन क्रिया करता हूँ। अगर जो भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं करता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए कि जो ये दिखाएगा कि इस पेंडेमिक का असर मुझ पे भी हुआ है, बट मैं सारी चीज़ों के लिए ओपन माइंडेड हूँ। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, ये एक ऐसा टूल है कि आपको इस पेंडेमिक से बचा सकता है, आपके माइंड को स्टेबल रख सकता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और आपको हनी सिंह और बादशाह के स्कूल से बाहर निकाल सकता है। हाँ, यस, हनी सिंह बादशाह PUBG वाला एक स्कूल आता है, इससे आपको बाहर निकाल सकता है। अच्छा, एक और चीज जो देखने को मिलती है वो है इलेक्शंस। जब विधान परिषद के इलेक्शंस होते हैं, विद्यार्थी परिषद के इलेक्शंस होते हैं, तब जो माहौल होता है वो अलग ही माहौल होता है। मतलब मैं सिर्फ NSCI की बात नहीं करूँगा, लेकिन ABVP की भी बात करूँगा, इंडिपेंडेंट जो लोग खड़े होते हैं उनके बारे में भी बात करूँगा। स्टूडेंट का दिमाग एक वक्त पर पॉलिटिकल चीज़ों में भी ध्यान उनका चले जाता है। आपके हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सर, डेफिनेटली ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके पीछे रीज़न है कि क्यों होना चाहिए।
देखिए हमारे देश में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 27% एक एवरेज एज है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है। तो युवा हमारे देश में है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग युवाओं की होती है, और युवा जिस पार्टी को वोट करेंगे वो पार्टी चुन करके आती है। लेकिन अगर विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलता है तो वो फर्स्ट टाइम वोटर होता है, उसे पता नहीं रहता है, अगर इलेक्शन नहीं हुए पता नहीं होता कि किसे वोट दे। मम्मी पापा कहती है कि फलाना फलाना पार्टी को वोट दीजिए तो उसे वोट दिया जाता है जी। वो उस पैरामीटर के बेसिस पे नहीं होता है। लेकिन अगर एजुकेशनल लाइफ में, अगर स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स होता है तो डेमोक्रेसी क्या होती है ये विद्यार्थियों को समझेंगे जी। हमें यहाँ से निकल के किस व्यक्ति को वोट देना चाहिए, व्यक्ति आधारित वोट देना चाहिए, पार्टी आधारित वोट देना चाहिए, कि क्या चेहरा देख के हमें वोट देना चाहिए, ये चीज विद्यार्थी को समझेंगे अगर स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं तो विद्यार्थी प्रतिनिधि उभर करके आएंगे। विद्यार्थी प्रतिनिधि उभर करके आएंगे तो वो विद्यापीठ में विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स जाके रखेंगे, सीनेट सदस्य, मैनेजमेंट सदस्य वो बनेंगे। तो वो चुने गए विद्यार्थी जो बनेंगे तो वो डेफिनेटली 101% मैं दावा करके साथ कहता हूँ सर कि वो स्टूडेंट के हित के लिए ही वहाँ पे निर्णय लेंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि जो सिलेक्शन बेसिस के प्रोसीजर हो रही है उसके हिसाब से विद्यार्थी हित के लिए चीज़ें नहीं हो जाती है, सिर्फ राजनीतिक जातिवादी हित के लिए ही चीज़ें होती है। अगर इलेक्शन स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं तो लीडरशिप बच्चों में डेवलप्ड होंगी, भली अगर जो चुन करके नहीं है लेकिन उसे पता रहता है कि मुझे 100 लोगों का प्रतिनिधित्व कैसा करना है। पॉलिटिक्स आपको सिर्फ ये राजनीति नहीं सिखाती है, 4 लोग अगर एक कमरे में बैठे तो वहां भी पॉलिटिक्स चलती है, ये हमें सीखनी चाहिए। घर में भी पॉलिटिक्स चलती है, किचन में भी चलती है, कॉर्पोरेट हाउस में भी चलती है, बिजनेस में भी चलती है जी। तो ये जो वर्ड है राजनीति यानी सिर्फ एमएलए एमपी वाली पॉलिटिक्स नहीं है जी। राजनीति यानी राज्य को चलाने वाली नीति जो है उसे हम राजनीति कहते हैं जी। तो ये जो नीति है ये हर क्षेत्र में होती है, गवर्नमेंट क्षेत्र कुछ, लेकिन यही चीज विद्यार्थियों को सीखना बहुत जरूरी है। जो टॉपिक है ये पॉलिटिक्स, मैं तो ये एजुकेशन जो हमारा सिस्टम उससे मैं कहना चाहता हूँ कि 10th के बाद 12th के बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन्हें वो चीज़ सिखानी चाहिए, और स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन होना चाहिए विद्यार्थियों के, ये 100% हित की बात है। धन्यवाद। अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस हुए, उसमें भी अभिजीत वंजारी जी जीते और बहुत अच्छा जीते वो, क्योंकि NSCI का भी बहुत बड़ा समर्थन था उसको। थैंक यू सो मच उनको। तो किस किस्म का काम आपने किया, आपने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया उसमें, उस इलेक्शन में भी एज अ कार्यकर्ता आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तो एंड अच्छा था, खुश हुए आप? डेफिनेटली सर, खुश। मैं एक पर्सनल अगर चीज़ बात बताई जाए तो आदरणीय एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी सर ये मेरे गॉडफादर, मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई है, पॉलिटिक्स उन्होंने सिखाई है, जीवन का एक रास्ता उन्होंने बताया है। उनकी एक छोटी सी बात है मैं जो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक कार में हम लोग जैसे एक शादी के लिए जा रहे थे जी। तो सर से मैंने क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन थे वहाँ पे। सर से पहला क्वेश्चन ये था कि सर आप हाउ शुड यू मैनेज पॉलिटिक्स विथ कॉलेज एंड ऑल द बिजनेसेस। तो बोलते बेटा आपको अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा, बड़ा माइंडसेट बनाओगे तो बड़ा ही सोचोगे जी। तो वो जो एक चीज़ थी वो मेरे एग्जाम में मुझे काम आई कि नहीं यार मैं एग्जाम भी अपनी क्लियर कर लूँगा और मैं अपनी पॉलिटिक्स भी करते रहूँगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत काम आई। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि सर हमेशा एक बार कहते थे कि अपना करियर पहले और बाद में सारी चीज़ें, समाज सेवा। मोस्टली ये सारे जाने जितने भी सारे नेतागण हैं ये सारी चीज़ें बताते नहीं क्योंकि उनके कार्यकर्ता टूट जाएंगे, लेकिन अभिजीत सर हमेशा वही चीज़ गाइड करते थे कि पहले पढ़ाई, करियर, देन आपकी जो समाज सेवा चलती है वो, जो घर नहीं सुधार सकता वो देश का सुधारेगा, ये उनके वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल सही बात, ये वर्ड्स होते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। एंड देन एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़, अगर उनसे एक कॉन्फिडेंस हो जाता है तो एक बार मैंने उन्हें कहा था जब दशहरे का पर्व था, कुछ ही लोग वहाँ पे बैठे थे कि सर हमारे अंबेडकर स्क्वायर का जो ये है बैनर है वो सर थोड़ा धुंधला हो गया, आप चेंज कर दीजिए। जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के 20 दिन पहले की बात है सर ये। तो सर ने कहा था अब तो आमदार अभिजीत वंजारी का ही बैनर लगाऊंगा वहाँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो है कि उन्हें पता है कि 58 साल से कोई ये सीट जीत नहीं गया है, फिर भी उनका वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का है। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वैसा जज्बा आना चाहिए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो डेली कोविड के इसमें काम कर रहे हैं। कोविड में उनको हो भी गया था, उनको कोविड भी हो गया था, और डेली अगर आप उनका पेज फॉलो करते होंगे तो वो डेली काम कर रहे हैं। पहले बार ऐसा देखा गया कि ग्रेजुएट काउंसिल के एमएलए इतना काम कर रहे हैं। नहीं, गुड वर्क, नो डाउट ऑन दैट। हाँ। श्रेया ठाकरे देख रही हैं आपको, श्रेया ठाकरे कांग्रेस का बहुत सारा काम संभालती हैं डिजिटली। तो श्रेया ठाकरे पूछते हैं कैन यूनिवर्सिटी कंडक्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज
हो सकता है? हो सकता है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है, छोटे छोटे कोर्सेज। बट श्रेया, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा माइंडसेट वो इस प्रकार से है कि बच्चा 10th 12th निकलता है तो 3 ही स्ट्रीम उनको दिए जाते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड अपना साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आर्ट्स वाले को तो इस तरीके से देखा जाता है सर कि जैसे वो यानी बिलोंग ही नहीं करते हो। तो यूनिवर्सिटी ने काफ़ी कोर्सेज कंडक्ट की है, छोटे छोटे कोर्सेज जो स्किलफुल एजुकेशनल कोर्सेज रहते हैं, लेकिन वो एडमिशन ज़्यादा नहीं आती, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस की स्टूडेंट को अवेयरनेस इन सारी चीज़ों का है नहीं कि नए नए कोर्सेज है आए हैं यूनिवर्सिटी में, हमें वो चॉइस करना चाहिए। जस्ट मी आई विल चॉइस कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। सर, आपने तो भी कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी के पहले में भी सुना होगा, बट बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी बात करें तो ब्यूटी पार्लर खोलेगा क्या, यानी इस प्रकार से एक आता है विचार। बिल्कुल बिल्कुल। बट वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड R&D वगैरह हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है यूनिवर्सिटी में, और मैं ये भी श्रेया के थ्रू मैं यूनिवर्सिटी में बात रखूंगा कि ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज आए, जिससे स्किलफुल एजुकेशनल कोर्सेज आए कि जिससे आगे स्टूडेंट को लाभ हो। धन्यवाद। अच्छा, नागपुर में मिहान आया। यस। मिहान में कुछ कंपनीज आई, TCS आई, दूसरी और कुछ कंपनीज आई हुई हैं। नागपुर में एक चीज़ देखी जाती है कि बहुत सारा जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है इस वक्त। बहुत सारे युवा जो हैं बस वेट करते हैं कि कब वो पास हो जाएं, ग्रेजुएट हो जाएं और वो यहाँ से निकलकर पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद में अपने आप को शिफ्ट करें, वहाँ पर जाकर कोई ना कोई कंपनी में काम करें। क्या यही एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पर कंपनीज ज़्यादा हैं, या आपके हिसाब से कुछ और रीजंस भी हैं? क्या आप इस बात को बिलीव करते हैं कि लोगों ने यहीं रुक कर काम करना चाहिए, या आपके हिसाब से लोगों ने चले जाना चाहिए? देखिए सर, जॉब प्रोफेशन अगर हम देखा जाए तो नागपुर में, विदर्भ में अगर ऐसा देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम पुणे, मुंबई, बेंगलोर एंड तो वहाँ से रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे कम है। कोर्सेज तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें है, तो ये नागपुर के लोकल पॉलिटिशियंस या फिर जो है, उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें नए प्रकार की इंडस्ट्रीज यहाँ पे लानी पड़ेंगी। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया है, मेरे कोर्सेज कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी तो नागपुर में है, लेकिन कॉस्मेटिक की इंडस्ट्रीज नागपुर में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा अगर मुझे जॉब करना है तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम लोग कोर्स यहाँ कर रहे हैं तो अगर हमारी इच्छा भी नहीं है फिर भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इसका समाधान एक हो सकता है कि आप यहाँ पे नई नई कंपनीज लाइए, और अगर नहीं होता है तो आप बिजनेस ओरिएंटेशन में उसको ज़्यादा प्रमोट करूँगा, क्योंकि होता है ऐसा है कि देखा गया है सैलरी एक पॉइजन है, वो आपको देते जाएंगे और आप शांत होते जाओगे जी। होता है ऐसा है कि बड़ी कंपनी का जो ओनर रहता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, देखा जाता है, और पढ़े लिखे लोगों पे वो रूल करता है जी। और जितने भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मैं अब 4-5 नाम आप कोई भी गिना दीजिए सर, वो इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं पढ़े, वो खुद को उन्होंने डेवलप किया है। बराबर। इसलिए नागपुर के युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद को ये मत समझो कि मेरा एजुकेशन होने के बाद मुझे जॉब लगेंगी और मैं 15-20 हज़ार की जॉब करूँगा। आप अपने वे फाइंड आउट करिए, आपके पैशन फाइंड आउट करिए, आपका व्यवसाय स्टार्ट करिए, बिजनेस में आप जाइए। बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। छोटे छोटे कोर्सेस आए हैं, स्किलफुल एजुकेशनल कोर्सेस आए हैं कि जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या यूनिवर्सिटीज़, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाता है? देखिए सर, अगर एक थोड़ा विस्तारित रूप से हम देखा जाए एजुकेशन सिस्टम जो आपने बात की यहाँ पे, तो एजुकेशन सिस्टम अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो लॉर्ड मैकॉले द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम स्थापित करने में आया था, जिसमें लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि यहाँ के लोग शरीर से तो हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन मस्तिष्क से और मन से ये लोग अंग्रेज़ी रहेंगे। उन्हें कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सिखानी थी, एंड देन उनके डेस्क पे बैठने के लिए एक व्यक्ति रखना था, जो आज के रूप में हमें सिद्ध होते हुए दिख रहा है जी। अगर हम देखा जाए तो हमारे संस्कृति स्टूडेंट भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को वो लोग अपनाते जा रहे हैं। अब एजुकेशन सिस्टम हम देखा जाए तो एक मेरे सामने एक विशालकाय पेड़ आ रहा है, पेड़ के पास बंदर भी है, हाथी भी है, फिश भी है, घोड़ा भी है, और सबको कहा जाए कि तुम वो पेड़ चढ़ो जी। यानी एक कॉमन सेंस वाली बात है, बंदर पेड़ चढ़ेगा, फिश तो बेचारी मर जाएंगी जी। आप समझ जाइए कि एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से हमारा है कि आप स्कूल में जाओ, कॉन्वेंट में जाओ, पढ़ो, रटो, लिखो और कुछ बनो।
और दूसरा होता है कि सर फीस तो एक अच्छी तहराक है, अब इस चीज़ से निकलने के लिए, इस समस्या से निकलने के लिए सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आपका बच्चा अगर 10th तक नॉर्मल एजुकेशन लेता है, वो 11th 12th में जाता है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम जो ओपन रहती है, तो आप उसको एक अच्छे काउंसलर से एक काउंसलिंग कराओ कि बच्चे का गट्स किस में है, किस चीज़ में अच्छे से वो कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसे प्लानिंग कराओ कि उसे किस फील्ड में जाना है। जैसे कि एग्जांपल के अगर सचिन तेंदुलकर के हाथ में हम माइक दे देंगे तो वो एक अच्छे सिंगर नहीं बन पाएंगे, और लता मंगेशकर जी के हाथ में हम बैट दे देंगे तो बैट्समैन कहाँ बनेंगे। एवरीवन हैज़ देयर ओन टैलेंट। सो ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए। मेरे डैडी हमेशा कहते थे, आदरणीय महादेवराव चौधरी साहब, कि हमारे देश में स्टूडेंट की काउंसलिंग कम और पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा शिवाजी महाराज बनना, छत्रपति शिवाजी महाराज बनना चाहिए, लेकिन खुद माँ जीजा माता बनने के लिए तैयार नहीं है। ये फिलहाल की रियलिटी है और ये रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स का और स्टूडेंट का दोनों का काउंसलिंग होना ज़रूरी है और एजुकेशन सिस्टम सर बदलना ज़रूरी है। सर ये राज की बात में ये पॉइंट नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर अगर मैं कुछ बनता हूँ, कुछ हो जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम पे अपनी सारा जीवन में समर्पित कर दूंगा कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बदले। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पढ़े लिखे गवार, ये जो आपने बोले कि वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, यही लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये पढ़े लिखे होशियार लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। हमारे देश में जितने MBA होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा MBA स्टूडेंट ये अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। ये एडवोकेट नितिन रमेश गांधी आपको देख रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन इन इंडिया फ्री क्यों नहीं है। दारू की दुकान चालू है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है। क्या सरकार सच में स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही है? सर सरकार स्टूडेंट के बारे में सोचने के लिए हमें पढ़ी लिखी सरकार को लाना ज़रूरी है। होता ऐसा है कि अगर हमें एजुकेशन को प्रमोट करना है तो एजुकेशनल गतिविधियाँ, एजुकेटेड रिलेटेड जो पॉलिटिशियंस है उन्हें लाना ज़रूरी है। अब एक चीज़ आप देखा जाए कि पॉलिटिक्स अगर यंग एज में अगर हम देखा जाए स्टूडेंट रिलेटेड या फिर कॉलेज में, तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन मैं उन्हें ये बार बार वही चीज़ करूँगा, पसंद करना ज़रूरी है, क्योंकि संसद से ही डिसाइड होता है कि आपके देश में क्या आने वाला है। इसलिए संसद में उस क्वालिटी का आदमी आपको बिठाना ज़रूरी है। एजुकेशन फ्री क्यों नहीं होता है? फ्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर देश के लोगों को आपको तरक्की करानी है और उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है, तो आपको शिक्षा, मेडिकल और खाना ये फ्री या फिर नहीं के बराबर चार्जेस में ही होना चाहिए। एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एजुकेशन गवर्नमेंट के स्कूलों में जाने वाले गरीब जाते हैं और बड़े बड़े भवन सेंटर पॉइंट स्कूल में रईसों के बच्चे जाते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, गांधी जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ ये, तो देश के पॉलिटिशियंस और देश के जो बड़े बड़े एक्टर हैं, इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं? अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हमारे एरिया का अगर कॉर्पोरेटर है तो अपने बच्चे को भवन सेंटर पॉइंट क्यों डालता है? अपने एरिया की म्यूनसिपैलिटी स्कूल में क्यों नहीं डालता है? मैं तो ये चाहता हूँ कि रूल ये बने कि जहाँ का पॉलिटिशियन जहाँ से चुन के आया उसी म्यूनसिपैलिटी स्कूल में वहाँ उसका बच्चा पढ़ना चाहिए, तभी हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का डेवलपमेंट होगा। और आप भरोसा नहीं करोगे, जितनी क्रिएटिविटी और जितना टैलेंट ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में होती है उतनी ये बड़े बड़े स्कूल के बच्चों में नहीं होती। लेकिन उनको प्रमोशन मिलता नहीं है, उनको उतना प्लेसमेंट्स नहीं मिलती है। एक अच्छा सवाल आया है आपके लिए, मैं चाहूँगा, मेरे ये सवालों में था लेकिन श्रेया ने पूछ लिया तो मैं क्रेडिट श्रेया ठाकरे को देता हूँ। रिजर्वेशन पे आपका क्या सोचना है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए सर, रिजर्वेशन पे उन्होंने जो एक सवाल है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब हमारा संविधान बनाया था, तो संविधान बनाने के वक्त जो रिजर्वेशन कैटेगरीज की गई थी वो इस हिसाब से की गई थी, क्योंकि अगर हम 70 साल पुराने हिस्ट्री में जाए तो एक पर्टिकुलर क्लास होता था कि जिन्हें उस प्रकार की सारी चीज़ें, मूलभूत सुविधाएं मिला नहीं करती थी। तो सारा देश एक लेवल पे इसलिए रिजर्वेशन होता था, क्योंकि एक अपर क्लास होता था कि अपर क्लास हमेशा से ही अपर रहा था, और बाद में एक लोअर क्लास तो जिन्हें डिवाइडेशन कर दिया गया था ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और दलित में, इन सारी चीज़ों में। तो एक क्लास था तो उन्हें वही रखा गया था। तो वो सारा दोनों क्लास एक लेवल में आना चाहिए, इसके लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। ठीक है, रिजर्वेशन उस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो अभी हम देख रहे हैं कि सब जो गरीब घर के और दूसरे कास्ट के जो लोग हैं वो एक उस लेवल पे आ रहे हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन का जो एक टॉपिक है, तो ये अभी सारी चीज़ें लेवल में आ गई है, लेकिन इन आगे भी ऐसा हो कि थोड़ा सा एक चेंजेस ये कि फाइनेंशियली
बेसिस पे रिजर्वेशन भी मिले, क्योंकि मतलब आपका कहना है कि फाइनेंशियल रिजर्वेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पे रिजर्वेशन, फाइनेंशियल बेसिस पे भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स अब इंतज़ार कर रहे हैं कॉलेजेस खुलने का, यूनिवर्सिटी खुलने का, क्लासेस शुरू हो, कोचिंग क्लासेस शुरू हो, क्या बदलाव आपको लगेगा कि आने वाले ये पेंडेमिक के बाद जब सब कुछ खुल जाएगा युवाओं में क्या चेंज आएगा? देखिए सर, ये चीज़ का आंसर मैंने इसके पहले भी आपको दिया था कि युवाओं में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉलेज ओपन हो गया तो बहुत जोश से युवा कॉलेजेस में जाएंगे। कॉलेज में जाने के बाद भी उनके चेहरे पे नैराश्य रहेंगी, उनके आंखों में नींद रहेंगी, ऐसा लगेगा कि बहुत काम करके आए हैं, उनके दिमागों पे वो एक प्रॉपर संतुलन रहेगा नहीं। फिजिकल, मैं माइंडसेट की बात कर, हाँ माइंडसेट की एक बात सर बता दूं मैं कि साल भर से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सारी चीज़ें हो रही है। अगर माइंडसेट से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट उतना कॉन्शियस नहीं रहेगा कुछ महीने, तो भी अगर वो कॉलेज में जाता है तो उन सारी चीज़ों के लिए यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट यहाँ से कॉलेज जाता है पेंडेमिक ओपन होने के बाद तो वो स्थिर मन का रहे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो हमेशा से इस फेवर में रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ने अच्छे काउंसलर्स, डॉक्टर राकेश कृपलानी जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छे काउंसलर हैं जी। ऐसे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ टाई अप करके आप सबने स्टूडेंट को बचाने की जिम्मेदारी ये यूनिवर्सिटी की है। अगर हम उन काउंसलर से काउंसलिंग नहीं कराएंगे, अगर हम उन काउंसलर से स्टूडेंट की बात नहीं कराएंगे तो स्टूडेंट एक बहुत बड़े गड्ढे में जाएगा जो बहुत बड़ा डार्कनेस है, और सर उसमें से स्टूडेंट को लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो गड्ढा अभी आने का है, साल भर ही हुआ है, अभी भी टाइम है, यूनिवर्सिटी सुधर जाए। अगर यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर मुझे देख रहा है, कोई सीनेट सदस्य देख रहा है तो जाके बताइए आप, मैं भी जाके बताऊंगा और मैं नहीं डरता हूँ किसी से। कुणाल चौधरी ने ये बात कह दी, कहूँगा मैं, क्योंकि संविधान ने मुझे ये हक दिया है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, तो वही मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। ओके सर। पहला ये कि आपको अगर मौका मिलता, हो सकता है कि चांसलर और वाइस चांसलर भी ये शो देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनको? सर मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा या फिर किसी विद्यार्थी के द्वारा अगर आपके पास कोई प्रश्न लेके आता है, कोई समस्या लेके आता है, तो उसका समाधान सर जल्दी दीजिए करें। क्योंकि होता ऐसा है कि आप जितने दिन लगाते हो उतना दिन उसका माइंडसेट रहता है, डर में रहता है, विद्यार्थी रोता भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम सर देखा गया है कि सुसाइड भी विद्यार्थियों ने किया है जी। तो किसी के माँ बाप से के सामने अगर उसका बच्चा सुसाइड करता है तो ये बहुत वेदनादायक चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट चेंज हो, हेल्पलाइन नंबर क्रिएट हो, कि हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से कि अगर किसी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉल कर सकें और कुछ दिन में उनका निवारण उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सर पेपर बराबर चेक करिए, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है अगर उसके साथ गलत होता है सर तो वो बहुत बुरा लगता है। और उन डिजर्विंग कैंडिडेट में से मैं भी खुद एक था कि जो मेरे साथ भी एक हुआ था। तो मैं अगर वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी का कोई भी देख रहा है तो मैं वही कहूँगा कि आप हेल्पलाइन नंबर जारी करिए। हम भले ही विद्यार्थी प्रतिनिधि, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर हो जिस पर लोग कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और एज अ विद्यार्थी प्रतिनिधि मैं हूँ, NSY का प्रतिनिधि मैं हूँ। अब अगर आप बाकी भी अगर जितने प्रतिनिधि है सबके साथ यूनिवर्सिटी एक कोलैबोरेशन करके स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स क्या है कि निरंतर आप जानने की कोशिश करिए और समाधान दीजिए। समाधान, ये एक लास्ट वर्ड मैं बोलूँगा कि समाधान यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों को देना चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन अंकुश अभ्यंकर ने वो सवाल पूछ लिया। मुझे आजकल लग रहा है कि आजकल मेरी मन की बात लोग पढ़ ले रहे हैं। तो अंकुश अभ्यंकर का सवाल है कि बेरोजगारी के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए सर, बेरोजगारी जो है, ये बेरोजगारी एक स्लो पॉइजन है जो अपने हमारे देश में फैलता जा रहा है। गवर्नमेंट के थ्रू तो वो सारी चीज़ें हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि कैसा हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट होते जा रहे हैं, एंड देन लैक ऑफ जॉब। और मेन बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी एक बेरोजगारी बोल सकते हैं हम। अभी अगर गवर्नमेंट का एग्जाम्स की हम लोग बात करें तो SSC CGL का भी बीच में इशू आया था, 4 साल से सर रिजल्ट नहीं लगा था उसका। एंड देन उसका प्रोटेस्ट NSY द्वारा राष्ट्रीय लेवल पे हुआ गया और सारे देश में वो प्रोटेस्ट चला कि SSC CGL के रिजल्ट लगा जाए और एग्जाम जल्दी कंडक्ट की जाए। तो ऐसी जो गवर्नमेंट द्वारा ये गतिविधियाँ होती है, मैंने पहले ही कहा था अगर पढ़े लिखे लोगों का आप बिठाओगे तो पढ़ी लिखी गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी। तो गवर्नमेंट का अगर मैं एग्जाम देता हूँ, मैंने जैसे SSC CGL का एग्जाम दिया और 4 साल बाद अगर मेरा रिजल्ट लगता है तो सर सोचिए कि मेरे 4 साल वो वेस्ट चले गए। लेकिन सिचुएशन ऐसी है, देश में ये प्रॉब्लम है, देश में प्रॉब्लम है, इसलिए हम प्रॉब्लम में पड़ जाए ऐसा नहीं रहता है। हमें
हमेशा एक दूसरा रास्ता देखना पड़ता है। तो दूसरा रास्ता मैं ये बताऊँ कि आप स्किलफुल एजुकेशन लीजिए, अपना व्यवसाय शुरुआत करिए, बिजनेस के लाइन में आप जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप के वे में आप जाइए, क्योंकि उससे ऐसा रहता है कि हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और जॉब लेने से अच्छा आप जॉब देने वाले बनो, क्योंकि अगर आप जॉब देने वाले बनते हो तो आप 4 नए रोजगार क्रिएट करोगे, आपको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। युवाओं को का फ्यूचर जो है, नागपुर के युवा जो हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? वन मैसेज फ्रॉम यू टू ऑल द यंगस्टान ऑफ नागपुर। ओके, जितने भी मेरे भाई है, मेरे नागपुर के सारे जितने भी है दोस्त है, मेरे भाई है, सबका भाई बहन दोनों, सबका मेरा दिल का रिश्ता है, क्योंकि रीज़न ऐसा है कि अगर किसी विद्यार्थियों को तकलीफ होती है तो तकलीफ मुझे भी होती है, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। तो ऐसा प्रतिनिधि के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो अपने परिवार के लिए पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो अपने देश के लिए पढ़ो, और जो भी करना चाहते हो अपने देश के लिए करो और अपने परिवार के लिए करो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे तो हमारा नागपुर आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे तो हमारा महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो वही एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अपने अंदर की देशभक्ति मिटने मत दो, और सच अगर आता है, सच की बात है तो हमेशा सच के साथ खड़े रहो। और मैं यही चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि हमारा एजुकेशन तभी काम का है जब वो समाज के काम आए जी। और स्वामी विवेकानंद का एक मैं आपको लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि उत्तिष्ठ जागृत परन्न वर्णी बांधिता, उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्लैरिटी रखो और कॉन्शियसनेस रखो अपने लक्ष्य के प्रति। NSCI का प्रतिनिधि बनकर जो आप काम कर रहे हैं कुणाल, वो बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। थैंक यू। और आपने बहुत जो बिल्कुल जो जवाब दिए वो बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं खुद बड़ा प्रभावित हो गया, इम्प्रेस हो गया आपसे बात करके। उम्मीद करूँगा कि मैं आपका फिर एक इंटरव्यू लूँ और किसी और स्टूडेंट्स के विषय पे हम फिर से बात करें।